शुरू करें? चलिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। IRC 37 2001। पहला पॉइंट लिखिए, IRC 37 2001/2012 considered fatigue, that is repetition repetition of wheel load and rutting as failure criteria, and rutting as failure criteria of flexible pavements, of flexible pavements. Next point लिखिए, IRC 58 2011 has considered, IRC 58 2011 has considered fatigue mud pumping, fatigue mud pumping and cracks due to temperature, and cracks due to temperature as failure of rigid pavements. As failure of rigid pavements. Very very important statement, very very important statement. पहला पॉइंट लिखा गया कि जो IRC 37 2001 है, 2012, दे हैव कंसिडर्ड फटीग, जो फटीग है दैट इज रेपिटेशन ऑफ व्हील लोड एंड रटिंग, इनफैक्ट 2018 भी, एज फेलियर क्राइटेरिया ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। इसकी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। जो डिजाइन कोड है रिजिड पेवमेंट का, IRC 58 2011, दैट हैज कंसिडर्ड फटीग, मड पंपिंग, एक और टर्म आ गया, एंड क्रैक्स ड्यू टू टेम्परेचर एज फेलियर ऑफ रिजिड पेवमेंट्स। पहले फेलियर कैसे कंसिडर किया गया? फटीग के हिसाब से, कि अगर जो क्रोकोडाइल क्रैकिंग है, फटीग क्रैकिंग है, ये 10% ऑफ सरफेस एरिया से ज्यादा में एक्सटेंड कर जाती है, तो जो पेवमेंट है वो फेल कर गया। ये आ किसकी वजह से आ रहा है? सो इट इज बिकॉज ऑफ रिपीटिशन ऑफ व्हील लोड, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन सबग्रेड या सब्सिक्वेंट लेयर ऑफ पेवमेंट्स। तो इस वजह से ये एक फेलर क्राइटेरिया मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि दिस इज ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ व्हील लोड। फटीग का मतलब आपको पता है, एंड रटिंग, रटिंग का मतलब आपको पता है, एज फेलियर क्राइटेरिया ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। अभी फेलियर क्राइटेरिया क्या क्या लिया गया? सो इट इज फटीग एंड मड पंपिंग। आपको बता चुका हूं मड पंपिंग क्या है। मड पंपिंग, अगर प्रॉपर आप बेस कोर्स नहीं प्रोवाइड करोगे तो जो सबग्रेड है, सबग्रेड से जो मिट्टी है इन मानसून टाइम, दैट विल बी पंपिंग आउट इन फॉर्म ऑफ मड फ्रॉम ज्वाइंट्स, फ्रॉम क्रैक्स, उसको मड पंपिंग बोल रहे हैं। एंड क्रैक्स ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से जो क्रैक्स आ रहे हैं, जो क्रैक्स ड्यू टू टेम्परेचर है, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट में नहीं आएंगे। जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है इसमें टेम्परेचर की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसकी ब्रीदेबिलिटी अच्छी होती है। मतलब ये काफी एक्सटेंड तक फ्लेक्सिबल है, एक्सपैंड कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। देयर आर पोर्स, देयर आर वॉइड्स। लेकिन रिजिड पेवमेंट में चूंकि सीमेंट कंक्रीट की स्लैब होगी, तो टेम्परेचर की वजह से क्रैक्स आ सकते हैं, जैसे वार्पिंग की वजह से, वार्पिंग स्ट्रेसेज आपको बताऊंगा, या फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज बिकॉज ऑफ सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, या फिर बिकॉज ऑफ
इनिशियल जब आप कंक्रीट की कास्टिंग करोगे तो बिकॉज ऑफ श्रिंकेज, श्रिंकेज क्रैक्स में ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। तो फेलियर क्राइटेरिया अभी मॉडिफाई कर दिया गया है फॉर रिजिड पेवमेंट, जो रिजिड पेवमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फटीक को फेलियर क्राइटेरिया रखा, मड पंपिंग को फेलियर क्राइटेरिया रखा, और जो क्रैक्स ड्यू टू टेम्परेचर है उसको फेलियर क्राइटेरिया रखा। नाउ राइट डिजाइन पैरामीटर्स, पुट हेडिंग डिजाइन पैरामीटर्स, डिजाइन पैरामीटर्स। जैसे हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट में डिजाइन पैरामीटर्स देखे, वैसे यहां पे भी डिजाइन पैरामीटर्स देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से। फर्स्ट इज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। इसके अंदर लिखो पहला पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज प्रेशर और स्ट्रेस पर यूनिट डिफ्लेक्शन। इट इज डिफाइंड एज प्रेशर और स्ट्रेस पर यूनिट डिफ्लेक्शन। इट इज डिफाइंड एज प्रेशर और स्ट्रेस पर यूनिट डिफ्लेक्शन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज कैलकुलेटेड बाय परफॉर्मिंग प्लेट बियरिंग टेस्ट। इट इज कैलकुलेटेड बाय परफॉर्मिंग प्लेट बियरिंग टेस्ट। It is calculated by performing plate bearing test. It is calculated by performing plate bearing test. Full stop. Next point लिखो. It indicates the load supporting carrying. Sorry, it indicates the load supporting capacity of soil. It indicates the load supporting capacity of soil. It indicates the load supporting capacity of soil. Full stop. Next point लिखो. The criteria for obtaining value of Kh, the criteria for obtaining value of K is, the criteria for obtaining value of K is pressure corresponding to 1.25 mm settlement. Pressure corresponding to pressure corresponding to 1.25 mm settlement. Pressure corresponding to 1.25 mm settlement. Make this diagram. ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए। मेक दिस डायग्राम। डायग्राम बनाइए।
डायग्राम बनाइए। बनाइए। ठीक है, पहला पॉइंट आपने लिखा, फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा कि पैरामीटर हम पढ़ रहे हैं, रिजिड पेवमेंट की डिजाइन में जो आपको जरूरत होगी उन पैरामीटर्स को हम समझेंगे। पहले पहले समझ लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिजिड पेवमेंट की डिजाइन का है क्या। तो रिजिड पेवमेंट मतलब जो सीमेंट कंक्रीट की स्लैब है, जो फ्लेक्सर से, बेंडिंग से, मतलब इसमें कर्वेचर डेवलप होगा बिकॉज ऑफ लोड, बेंडिंग होगी इसकी, जिसकी वजह से एज अ स्लैब एक्ट कर रही होगी और ये लोड या स्ट्रेसेज को ट्रांसफर कर रही होगी। तो जो पाइनियर वर्क है इस क्षेत्र में, पाइनियर मीन्स जो प्रारंभिक, सबसे पहले जो काम किया शुरू, रेशनल अप्रोच फॉर डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट्स, वो काम स्टार्ट किया वेस्टरगार्ड ने। इट स्टार्टेड बाय वेस्टरगार्ड। इट स्टार्टेड बाय वेस्टरगार्ड। ठीक है, वेस्टरगार्ड ने ऐसा कंसिडर किया कि जो पेवमेंट है, दैट यू कैन अज्यूम लाइक अ थिन शीट, एक पतली सी शीट ओवर द सबग्रेड। जो सबग्रेड है, जो सॉइल सबग्रेड है, वेस्टरगार्ड ने अपनी एनालिसिस के लिए ऐसा अज्यूम किया, ऐसा सोचा कि जो रिजिड पेवमेंट है या जो रोड है, जो पेवमेंट है, दैट यू कैन अज्यूम एज अ थिन शीट, एक पतली सी प्लेट आप समझ लो, इसको शीट समझ लो, विच इज केप्ट या विच इज यू कैन से अटैच्ड और केप्ट ओवर द सॉइल सबग्रेड। ऐसे उन्होंने सोचा, और उन्होंने सोचा कि दिस पेवमेंट जो थिन शीट है, इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ डेंस फ्लूइड। एक इसको डेंस फ्लूइड के जैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो इसकी डिजाइन में उन्होंने तरह तरह के एनालिटिकल फॉर्मूले और एम्पिरिकल फॉर्मूले, मोस्टली एनालिटिकल फॉर्मूले डिराइव करके दिए। पहले सबसे इन्होंने एक रैशनल, एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ काम किया, और वो डिजाइन समझने के लिए, डेरिवेशन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हम करेंगे नहीं, बट वो डिजाइन समझने के लिए आपको पहले जो पैरामीटर्स वेस्टरगार्ड ने कंसिडर किए फॉर द एनालिसिस, उन पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। पहला पैरामीटर क्या है? इट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, पहले तुमने कभी पढ़ा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले कभी तुमने पढ़ा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह में। इस तरीके से तुमने स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व बनाया होगा। एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन रखा, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस रखा। एक्स पे स्ट्रेन क्यों रखा? क्योंकि ये फंडामेंटल पैरामीटर है। वाई पे स्ट्रेस क्यों रखा? क्योंकि एक डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेन की वैल्यूज पे स्ट्रेस की वैल्यूज डिपेंड कर रही होंगी। और आपने एक कर्व बनाया, जो भी कर्व बनाया, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ये कोई कर्व बनाया आपने। यहां पे शुरू में जो, मान लो ओरिजिन पे, या चूंकि अगर मान लो जैसे माइल्ड स्टील का कर्व बनाओगे तो इनिशियली स्ट्रेट लाइन होगा अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समथिंग लाइक दिस, देन दिस कर्व विल बी चेंज्ड समथिंग लाइक दिस। तो ये जो इनिशियल स्ट्रेट लाइन है, यहां पे लीनियर इलास्टिक बिहेवियर है, यहां पे लीनियर इलास्टिक बिहेवियर है। बिहेवियर, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर का मतलब कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे जैसे स्ट्रेन वेरी करेगी, बढ़ेगी, उसी अनुपात में, उसी तरीके से स्ट्रेस भी वेरी कर जाएगी। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कितनी स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग वो कितना स्ट्रेस ऑफर कर रहा है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे
तो आप इसको लिखोगे E इंटू अपसाइलन, जो कि E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मतलब क्या है, दिस इज इनिशियल स्लोप। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसका ये इनिशियल स्लोप है, शुरू में जो स्लोप है, दिस स्लोप इज व्हाट यू कॉल E। स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, तो इसको लिख सकते हो d सिग्मा डिवाइड बाई डी अपसाइलन, या सिंपली सिग्मा बाई अपसाइलन। ये क्या बता रहा है, ये कांस्टेंट है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर माइल स्टील दिस वैल्यू इज 2 इंटू 10 टू पावर 5 मेगा पास्कल। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग है, दिस इज मटेरियल्स प्रॉपर्टी। ये बता क्या रहा है, ई क्या बता रहा है कि व्हाट विल बी स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू यूनिट स्ट्रेन। अगर 1 यूनिट स्ट्रेन आए मटेरियल में तो कितना रेजिस्टेंस, कितनी स्ट्रेस वो प्रोड्यूस करेगा, ये इस चीज को बता रहा है। और चूंकि ये लीनियर इलास्टिक जोन है तो यहां से यहां तक जो स्लोप है वो हर जगह कांस्टेंट है। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो अपसाइलन जो सिग्मा 1 है करस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन 1, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 करस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन 2 एंड सो ऑन। ई कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो इससे क्या सीखने को मिला, ये चीज। चलो बहरहाल आपको ये पता है कि जो ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो है क्या, वो इनिशियल स्लोप ऑफ दिस कर्व है। स्लोप मतलब वो ये बता रहा है कि कितनी स्ट्रेस जनरेट होगी पर यूनिट स्ट्रेन। ऐसे ही एक टेस्ट परफॉर्म किया गया जिसको बोल रहे हैं हम प्लेट लोड टेस्ट या प्लेट बियरिंग टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट या प्लेट बियरिंग टेस्ट। प्लेट बियरिंग टेस्ट, बियरिंग टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज टाइप ऑफ अ बियरिंग टेस्ट। समझाता हूं क्या है बियरिंग टेस्ट का मतलब। सो इट इज अ प्लेट लोड टेस्ट या प्लेट बियरिंग टेस्ट। इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक स्टैंडर्ड साइज की प्लेट ले रहे हैं। यहां पे जो स्टैंडर्ड साइज की प्लेट है दिस इज 75 सेंटीमीटर, और इस प्लेट पे हम जैकिंग मैकेनिज्म से लोड अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करोगे इस प्लेट का कुछ सेटलमेंट होगा, मतलब इसमें कुछ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा। तो हम डिफ्लेक्शन की वैल्यूज को मेजर कर करके कितना डेल्टा है उसके करस्पॉन्डिंग कितना लोड या स्ट्रेस लगाना पड़ा, कितना प्रेशर या कितना स्ट्रेस लगाना पड़ा, इसका मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके शो कर सकता हूं, एक इसका ग्राफ बना सकता हूं। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि अलग अलग डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग प्रेशर या स्ट्रेस कितनी है, इस चीज को ये शो कर रहा है। और इसका जो स्लोप है, इनिशियल स्लोप, उसको बोला गया मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। जैसे वहां पे बोला गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां पे बोला गया मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। वाई सबग्रेड रिएक्शन, क्योंकि वेस्टरगार्ड ने ये बोला कि जब आप पेवमेंट पे लोड लगाओगे तो पेवमेंट में कुछ सेटलमेंट बोल सकते हो या कुछ बोल सकते हो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा, कुछ वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा, सेटलमेंट ऑब्जर्व होगा। और इस सेटलमेंट को जो सबग्रेड है, सॉइल सबग्रेड, वो रजिस्ट कर रहा होगा, मतलब वो स्लैब पे जो पेवमेंट है उस पे ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा रहा होगा। तो चूंकि ये रिएक्शन सबग्रेड लगा रहा है किस पे, पेवमेंट पे, इसीलिए इसको बोला मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ये है क्या, ये रिएक्शन है जो नीचे से सबग्रेड लगा रहा है ऊपर की तरफ पेवमेंट पे। जब भी पेवमेंट पे ऊपर से कोई लोड पेवमेंट को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो के है, के क्या बता रहा है कि ये जो लोड करस्पॉन्डिंग टू डिफ्लेक्शन का ग्राफ है, इसका इनिशियल स्लोप कितना है। वेस्टरगार्ड ने बोला कि जो रिएक्शन है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जो सबग्रेड नीचे से रिएक्शन लगा रहा है, ये डायरेक्टली इसी चीज पर निर्भर करेगा कि कितना ऊपर से सेटलमेंट या वर्टिकल डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, कितना ऊपर से डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो रहा है उसके हिसाब बोल सकते हो, उसके हिसाब से नीचे से रिएक्शन जनरेट हो रही है। कितनी नीचे से सबग्रेड रिएक्शन जनरेट होगी, ये डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल है। वही सेम चीज P प्रोपोर्शनल टू डेल्टा में बोल सकता हूं। जितना डेल्टा होगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा सबग्रेड प्रेशर या सबग्रेड रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी। जैसे हुक्स लॉ तुमने बोला कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू अपसाइलन है, तो सिग्मा बराबर E इंटू अपसाइलन है, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर को अज्यूम करते हुए। वैसे यहां पे बोला गया कि जो P है दैट कैन बी K इंटू डेल्टा। और ये K क्या है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। जैसे ये E यहां पे क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या था, इनिशियल स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये भी क्या है, इनिशियल स्लोप ऑफ दिस लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व। आई होप इट इज क्लियर। ये जो कर्व है ये थ्रू आउट कॉन्वेक्स ऑब्जर्व होता है।
ये जो कर्व है ये थ्रू आउट कॉन्वेक्स ऑब्जर्व होता है। तो इसमें इस तरीके से एक क्राइटेरिया बनाया गया, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, कि के की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो क्राइटेरिया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज लोड या प्रेशर या स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू 1.25 mm या 0.125 सेंटीमीटर ऑफ डिफ्लेक्शन। स्टैंडर्ड एक बनाया गया कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के को आप कैसे डिफाइन करोगे हमारी एनालिसिस में। तो बोला गया एक स्टैंडर्ड की जो प्रेशर या स्ट्रेस है करस्पॉन्डिंग टू 1.25 mm ऑफ डिफ्लेक्शन, उसको हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड। दैट इज व्हाट आई विल बी कॉलिंग एज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। एक्चुअली क्या है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, वो तुम समझ गए रिलेट करके, पर हम अपनी एनालिसिस में इस तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं वेस्टरगार्ड के हिसाब से, तो वेस्टरगार्ड ने क्या बोला कि जो के है उसको कैसे निकालोगे, प्रेशर या स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू 1.25 mm डिफ्लेक्शन। तो आई कैन राइट के इज इक्वल टू पी corresponding to delta, and this delta will be 0.125 सेंटीमीटर या यू कैन से 1.25 mm। ये डिफाइन किया वेस्टरगार्ड ने कि जो लोड करस्पॉन्डिंग टू डिफ्लेक्शन है, अगर मैं इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखूं, नीचे मान लो ये सेंटीमीटर में है, तो फाइनली जो इसकी यूनिट आ रही है दैट इज केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी हाउ मच kg per centimeter square of pressure is required या is being produced by the subgrade in order to reduce unit 1 centimeter of deflection। ये इस तरीके से डिफाइन किया गया के को, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया। ये जो 0.125 सेंटीमीटर है दिस इज स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन। डिफिनीशन बनाने के लिए इसको एक स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन लिया गया। अच्छा, जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेट है वो नीचे वाली प्लेट है जो दबाई जा रही है, ऊपर वाली प्लेट्स तो बस इसकी बेंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए रख दी गई हैं। जैसे मान लो ये एक रोड है, प्लेट है, और मैं अगर इस पे ऊपर से लोड लगाता हूं, देखो ये बेंड कर जा रहा है, दिस इज बीइंग बेंड है ना, ये बेंड कर जा रहा है। इस बेंडिंग को रोकने के लिए इसके ऊपर छोटी छोटी और प्लेट्स लगा दी गई। जैसे मान लो ये एक और प्लेट मैं इसके ऊपर लगा दे रहा हूं, तो अब देखो इसकी बेंडिंग नहीं हो रही, अब ये मुड़ नहीं रही ना। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक बड़ी, उसके ऊपर थोड़ी छोटी, उसके ऊपर थोड़ी छोटी, उसके ऊपर थोड़ी छोटी, एक के ऊपर एक प्लेट स्टैक करके रखी गई। क्यों? ताकि जो हमारी स्टैंडर्ड साइज की प्लेट है, जब उसको लोड लगा के नीचे दबाया जाए तो उसकी बेंडिंग ना हो, मुड़ ना जाए। इस बेंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की प्लेट्स स्टैक टुगेदर करी गई है। पर जो हमारी स्टैंडर्ड साइज की प्लेट है वो 75 सेंटीमीटर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और कई बार आप किसी और साइज की प्लेट पे भी टेस्ट करके रिजल्ट निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है किसी एक साइज ऑफ प्लेट के करस्पॉन्डिंग जो के वैल्यू है, तो किसी दूसरे साइज के करस्पॉन्डिंग जो के वैल्यू है उसको हम निकाल सकते हैं लीनियर रिस्पॉन्स के कॉन्सेप्ट से। ये देखो अभी बताया ना लीनियर रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 1 बराबर सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन 2, ये बोला था कि नहीं? ऐसे ही P1 बाई डेल्टा 1 बराबर P2 बाई डेल्टा 2, इस तरीके से आप बोल सकते हो, के विल बी कांस्टेंट। तो आप निकाल सकते हो दैट यू कैन फाइंड आउट, या एक रिलेशनशिप लिखवाऊंगा अभी आपको मैं, P1 इंटू A1 साइज ऑफ प्लेट बराबर P2 इंटू A2। सो दैट इज नॉट एन इशू। ये चीजें लिख लो, लिखो। लिखो, नोट करके लिखो। के इज कैलकुलेटेड, ये लिखने के बाद नोट करके लिखो, के इज कैलकुलेटेड, के इज कैलकुलेटेड based on standard size of plate of diameter 75 centimeter, based on standard size of plate of diameter 75 centimeter, based on standard size of plate of diameter 75 centimeter, full stop। In plate bearing test, in plate bearing test, in plate bearing test, comma, other size of plates are stacked together, other size of plates are stacked together, other size of plates are stacked together, are stacked together to avoid bending of the plate, to avoid bending of the plates, to avoid bending of the plates, to avoid bending of the plates।
टू अवॉइड बेंडिंग ऑफ द प्लेट्स, फुल स्टॉप, टू अवॉइड बेंडिंग ऑफ द प्लेट्स। अच्छा, ये बियरिंग का क्या मतलब है? तो व्हेनेवर कंप्रेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अनदर क्रॉस सेक्शन, उसको बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। कंप्रेशन क्यों? जैसे मान लो ये कोई पेडेस्टल है, इट इज केप्ट ओवर द फुटिंग, ये फुटिंग है, या यू कैन से दिस इज योर कॉलम, दिस इज योर पेडेस्टल, ये तुम्हारा कॉलम है और इस पे लोड लग रहा है, ये कंप्रेसिव लोड है। तो ये जो लोड है कंप्रेसिव लोड, यहां पे अगर मैं बोलूं इस सेक्शन जो 1-1 है, तो यहां पे तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेगा P बाई ए। अगर इसका जो एरिया है लेट्स कॉल इट A1, तो P बाई A1 विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन ये जो इंटरफेस है, ये जो जंक्शन है, जहां पे एक क्रॉस सेक्शन से, ये क्रॉस सेक्शन A1 एरिया का है और ये नीचे क्रॉस सेक्शन A2 एरिया का है, तो जहां पे एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन पे लोड ट्रांसफर हो रहा है, सेम ये सेक्शन 2-2 जो इंटरफेस है, वहां पे इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलने की बजाय बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल बियरिंग स्ट्रेस। और बियरिंग स्ट्रेस भी क्या होगा? P बाई एरिया ही, लोड बाई एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस ही है, कंप्रेशन स्ट्रेस ही है इनफैक्ट, बट दिस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। क्योंकि कंप्रेशन तो मेंबर को कंप्रेस करने के लिए है ना, ये तो मेंबर पे लगी नहीं रहा, मेंबर पे बोल सकते हो, बट दिस इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ एनी मेंबर, या तो इधर कंप्रेशन है, इस इंटरफेस पे जो स्ट्रेस है उसको बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे ये जो पेडेस्टल है, ये या मान लो फुटिंग है, तो ये सॉइल पे रखा हुआ है, तो सॉइल पे ये जो इंटरफेस है, यहां पे जो प्रेशर जनरेट होगा, जो स्ट्रेस जनरेट होगा, दैट विल बी बियरिंग स्ट्रेस। इसीलिए तुम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकालते हो जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हो, तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकालते हो। सॉइल दो तरीके से फेल कर सकती है, जो फाउंडेशन के फेलियर की बात करें तो फुटिंग या फाउंडेशन दो तरीके से फेल कर सकता है। एक बिकॉज, या बोल सकते हो इन स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, इन शियर क्राइटेरिया, और दूसरा इन सेटलमेंट क्राइटेरिया। शियर क्राइटेरिया मींस कि तुम कितना मैक्सिमम इस पे बियरिंग प्रेशर या बियरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हो, कि सॉइल की कैपेसिटी जो क्षमता है, मींस मैक्सिमम जो वो रजिस्ट कर सकता है बिफोर गेटिंग फेल्ड इन शियर। शियर क्राइटेरिया, सॉइल हमेशा शियर में फेल करता है। जैसे डक्टाइल मटेरियल शियर में वीक होते हैं, हमेशा शियर में फेल करते हैं। ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होते हैं, हमेशा टेंशन में फेल करते हैं। ऐसे ही सॉइल मैकेनिक्स में शियर स्ट्रेस, शियर फेलियर ही होता है। तो में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन, कि अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों लग रही है और फेलियर शियर क्राइटेरिया से होता है, तो टाउ मैक्स प्लेन पे फेलियर नहीं होता है, रादर इट हैपेंस ऑन द प्लेन हैविंग मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। मतलब सॉइल पे तुम लोड लगा रहे हो वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेस पर, जो फेलियर हो रहा है वो शियर से ही हो रहा है। जैसे तुमने माइल्ड स्टील के टेंशन टेस्ट में तुमने लोड लगाया था टेंसाइल, जो स्पेसिमेन था उसको खींचा था, पर जो फेलियर था वो शियर में हुआ था। माइल्ड स्टील इज वीकेस्ट इन शियर, और जो 45 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से प्लेन है, जो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर है, उस पे स्लिपिंग ऑफ प्लेन्स पे तुम्हारा स्पेसिमेन या कंपोनेंट फेल कर गया था। तो ऐसे ही सॉइल शियर में फेल कर रही है, लोड लगा रहा हूं वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेस पर, फेलियर कैसा हो रहा है? शियर क्राइटेरिया, शियर फेलियर हो रहा है सॉइल। तो जो मैक्सिमम तुम उस पे स्ट्रेस लगा सकते हो, सॉइल पे प्रेशर लगा सकते हो बिफोर इट फेल्स इन शियर, उसको ही बोल रहे हैं उसकी बियरिंग कैपेसिटी है। और बियरिंग कैपेसिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रेस तुम लगाओगे वो बियरिंग टाइप की होगी, इसीलिए बोल रहे हैं बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग प्रेशर बोलते हैं दैट मैक्सिमम प्रेशर विच यू कैन अप्लाई ऑन द सॉइल बिफोर इट फेल्स इन सेटलमेंट क्राइटेरिया। सॉइल मैकेनिक्स में जो फाउंडेशन का फेलियर है उसके दो क्राइटेरिया है, शियर और सेटलमेंट। सेटलमेंट अगर परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा होगा तो भी हम फेलियर कंसीडर कर लेंगे। सेटलमेंट एंगुलर सेटलमेंट भी हो सकता है, नॉर्मल सेटलमेंट भी हो सकता है। तो जो मैक्सिमम प्रेशर तुम अप्लाई कर सकते हो सॉइल पे बिफोर इट फेल्स इन सेटलमेंट क्राइटेरिया, उसको बोल रहे हैं बियरिंग प्रेशर। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस तुम लगा सकते हो सॉइल पे बिफोर इट फेल्स इन शियर क्राइटेरिया, उसको बोल रहे हैं बियरिंग स्ट्रेस, सॉरी बियरिंग कैपेसिटी। आई होप इट इज क्लियर। तो बियरिंग स्ट्रेस का ये मतलब है। अब समझ गए होगे इसको प्लेट बियरिंग टेस्ट क्यों बोला, क्योंकि जो प्लेट है वो सबग्रेड को दबा रही है, प्लेट के क्रॉस सेक्शन से सबग्रेड पे स्ट्रेसेस ट्रांसफर हो रही है, एंड दो स्ट्रेसेस आर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, दे आर बियरिंग स्ट्रेसेस टेक्निकली। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये प्लेट बियरिंग टेस्ट है। और जब प्लेट बियरिंग टेस्ट करेंगे तो प्लेट को दबाओगे सबग्रेड पे, तो सबग्रेड नीचे से रिएक्शन लगाएगा इस प्लेट पे,
जिसको बोल रहे हैं सबग्रेड रिएक्शन। और वेस्टरगार्ड ने बताया कि ये जो सबग्रेड रिएक्शन है ये डायरेक्टली डिफ्लेक्शन के अमाउंट पे निर्भर कर रहा है। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग ओवर द सबग्रेड, सबग्रेड उतना ही ज्यादा रिएक्शन एग्जर्ट करेगा ओवर द प्लेट। तो इसकी एक्सटेंट को डिफाइन करने के लिए या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक पैरामीटर डिफाइन किया गया, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जो कि बताता है प्रेशर या स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू यूनिट डिफ्लेक्शन। जैसे सेम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता था स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू यूनिट स्ट्रेन। और चूंकि वहां पे तो लीनियर कर्व था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, पर यहां पे लीनियर नहीं है, थ्रू आउट कॉन्वेक्स है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन दी गई, एक स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन दिया गया और बोला गया इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है उसको हम मानेंगे मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इन आवर कैलकुलेशंस, इन आवर एनालिसिस। समझ पाई कि नहीं? सो स्टैंडर्ड जो कंडीशन है वो क्या है कि लोड करस्पॉन्डिंग टू 1.25 mm 0.125 सेंटीमीटर ऑफ डिफ्लेक्शन। और स्टैंडर्ड साइज प्लेट क्या है? 75 सेंटीमीटर, जिससे हम सॉइल सबग्रेड पे बियरिंग लगा रहे हैं। ऊपर जो प्लेट्स हैं दे आर स्टैक्ड टुगेदर टू अवॉइड बेंडिंग ऑफ दीज प्लेट्स। यहां पे एक स्ट्रेन गेज लगा हुआ है जो कि लोड की वैल्यू को मेजर कर लेगा, मतलब जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है वो मेजर कर लेगा। ये देखो मैंने 75 सेंटीमीटर वाली से कनेक्ट किया है ताकि इसके स्ट्रेस, इसकी रिएक्शन को ये मेजर करे, इसके रिफ्लेक्शन को ये मेजर करे। ठीक है, दिस इज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। फिर आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, इंपेरिकली एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले दिया है कि जो डेल्टा है, डेल्टा यू कैन कैलकुलेट एज 1.18 PA डिवाइडेड बाई ES। ये फॉर्मूला दिया था। दिस इज प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट के लिए ये फॉर्मूला था। जो स्टील की प्लेट है दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ रिजिड प्लेट। स्टील प्लेट कैन बी ट्रीटेड एज, कैन बी treated as rigid, can be treated as rigid। स्टील की प्लेट है दैट कैन बी ट्रीटेड एज रिजिड। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा तर्क नहीं लगाना है। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये एक्सपेरिमेंटल है। बर्मिस्टर में इसी में मैंने इंटू F2 मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, लाइक दिस। और अगर मैं अब K निकालूं तो K अभी बोला मैंने K है क्या, K को निकालना चाहूं सो K इज बेसिकली P डिवाइडेड बाई डेल्टा। यही तो है। मैं लिख सकता हूं P डिवाइडेड बाई डेल्टा को क्या लिख सकता हूं? 1.18 PA डिवाइडेड बाई ES। यहां पे देखो P से ये P कट गया। और अगर मैं यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करूं तो देखता हूं कि K इंटू ए जो है, A को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये किसके बराबर है? इट इज ES डिवाइडेड बाई 1.18। ES क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी है। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड जो मटेरियल है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। 1.18 कांस्टेंट है, तो ये पूरा चीज क्या है? कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि K इंटू ए बराबर कांस्टेंट है। या चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि जो K1 इंटू A1 है दैट विल बी K2 इंटू A2। ये वाले फॉर्मूले से मैं साइज ऑफ प्लेट के लिए करेक्शन कर दूंगा। क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा 30 सेंटीमीटर डायमीटर प्लेट पे जब टेस्ट किया तो K इतना आया, तो एक्चुअल के डिजाइन में कितना लोगे या 75 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख के तुम निकाल सकते हो। दिस इज आई कॉल एज करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, हेडिंग डाल देना यहां पे छोटा सा, इसको मैं बोल सकता हूं करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट। दिस इज व्हाट आई कॉल करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चंस खूब आते हैं इसमें, खूब क्वेश्चंस पूछता है। K इंटू ए बराबर कांस्टेंट है, मतलब K प्रोपोर्शनल टू 1/a है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सब गलती मत कर देना। दिस इज करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट। इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं न्यूमेरिकल, खूब आता है जेई में। इतना आसान क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, आई होप कि आप कर लोगे। ठीक है, नाउ एक नोट करके लिखो। जब प्लेट लोड टेस्ट कर रहे हैं हम स्टील की प्लेट पे, तो स्टील प्लेट विल बी ट्रीटेड एज रिजिड प्लेट। तब तो फॉर्मूला है जो इंपेरिकल फॉर्मूला है दैट यू आर यूजिंग एज, क्या यूज कर रहे हो? डेल्टा बराबर 1.18 P इंटू ए डिवाइड बाई ES। पर अगर व्हील लोड टेस्ट होगा, मतलब ये जो टेस्ट है, इफ इट विल बी परफॉर्म
परफॉर्म क्या है, थ्योरेटिकली सोचो कि जब व्हील पेवमेंट पे आएगा, प्लेट स्टील की नहीं मैं लगा रहा हूं टेस्ट करने के लिए सब ग्रेड पे, एक्चुअल रोड पे जब व्हील आएगा तब की बात कर रहा हूं। तो चाहे जो व्हील है, चाहे वो जो एक्चुअल पेवमेंट है, उसको तुम स्टील के जैसे रिजिड नहीं कंसिडर कर सकते। दैट विल बी नॉट कंसिडर एज रिजिड, दैट विल बी समवॉट फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू स्टील। बता चुका हूं ये क्या ज्यादा है क्या कम है, क्या क्या चीज है, ये कंपैरेटिव होता है हमेशा। मैं बोल रहा हूं कि स्टील प्लेट रिजिड है तो एब्सोल्युटली रिजिड नहीं है, रिजिड बॉडी थोड़ी ना, कोई बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। रिजिड बॉडी तो मतलब जिसमें कोई स्ट्रेन ही नहीं प्रोड्यूस हो, फोर्स लगाओ मूवमेंट लगाओ, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेज चेंज ही नहीं हो, नहीं तो वो स्टील की प्लेट रिजिड है नहीं। पर इन कंपैरिजन टू आवर पेवमेंट, इन कंपैरिजन टू आवर जो बोल सकते हो कंसर्न है, जो हमारा रिजिड पेवमेंट है, उसके कंपैरिजन में बोल सकता हूं कि स्टील की जो प्लेट है रिजिड है। और ऐसे ही मैं स्टील की प्लेट के कंपैरिजन में बोल सकता हूं कि जो पेवमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, एंड इट इज समवॉट फ्लेक्सिबल एब्सोल्युटली देखोगे तो। वैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज है नहीं, रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। तो जब व्हील लोड टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट मतलब जब व्हील लोड लगाया जाएगा ऑन एक्चुअल पेवमेंट, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई कर दिया गया। तो ये फॉर्मूला लिखा गया कि डेल्टा बराबर 1.5 पी इंटू ए डिवाइडेड बाई ई एस। सॉइल मैकेनिक्स में तुमने पढ़ा होगा, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, कि जो रिजिड फाउंडेशन होता है, रिजिड फुटिंग होती है, उसमें सेटलमेंट कांस्टेंट होता है। अगर ये कोई फुटिंग है, इफ दिस इज अ फुटिंग, मान लो ये कोई फुटिंग है, इस पे लोड लगाया आपने, दिस इज अ फुटिंग, सपोज दिस इज अ फुटिंग। तो अगर ये रिजिड है, इफ यू कंसिडर इट टू बी रिजिड, थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, तो इसमें जो सेटलमेंट प्रोड्यूस होगा वो सेटलमेंट कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा। मतलब मान लो ये यहां से यहां आ गया इस लेवल पे, तो जो भी ये सेटलमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये सेटलमेंट कांस्टेंट है, दिस सेटलमेंट विल बी कांस्टेंट। ये जो फुटिंग है ये मान लो यहां आ गई समवेयर हियर, ये ये नीचे आ गई, यहां आ गई मान लो, तो ये जो सेटलमेंट है जितना नीचे सेटल हुआ, दिस इज कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होगा ये? जब प्लेट विल बी रिजिड या फुटिंग विल बी रिजिड। और इस केस में जो कांटेक्ट प्रेशर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो कांटेक्ट प्रेशर का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं। ये जो कांटेक्ट प्रेशर है, नीचे से जो सबग्रेड या नीचे से जो सॉइल प्रेशर लगा रहा है, वो कांस्टेंट नहीं होगा। अब ये अलग अलग होता है, जैसे जब ग्रेनुलर सॉइल होता है तो ये ऐसा होता है, मतलब सैंड और ग्रेवल के लिए ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनता है, यहाँ किनारों पे जीरो होता है वैल्यू और सेंटर पे मैक्सिमम होता है। और अगर क्लेई सॉइल की बात करोगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, समथिंग लाइक दिस, सेंटर पे जीरो है और किनारों पे मैक्सिमम। दिस विल बी फॉर सैंड, दिस या ग्रेवल, एंड दिस विल बी फॉर क्ले। और ये मैंने C5 सॉइल यानी सिल्ट के लिए बनाया हुआ है। जब कोहेजन नहीं होगा साइड में, अगर कोहेजन जीरो होगा तो यहाँ पे वैल्यू जीरो है, जब यहाँ पे कोहेजन जीरो नहीं होगा, कुछ सी है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है। तो जो रिजिड प्लेट होती है उसमें सेटलमेंट कांस्टेंट होता है, प्लेट तो मुड़ेगी नहीं, रिजिड फाउंडेशन है तो फाउंडेशन तो मुड़ेगा नहीं, तो जो धसेगा वो एक साथ ही धसेगा, ये मुड़ेगा नहीं, मुड़ते वक्त धसते वक्त ये मुड़ेगा नहीं अगर रिजिड है। रिजिड का मतलब यही है ना, बेंडिंग नहीं होगी, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो सीधा धसेगी, जो भी धसेगी, मतलब हर जगह डिफ्लेक्शन कांस्टेंट है। पर ऐसा होने में जो नीचे से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो थ्रू आउट द फुटिंग एरिया कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि ये ऐसे अलग अलग बन सकता है। लेकिन अगर प्लेट फ्लेक्सिबल है, लेकिन अगर फुटिंग फ्लेक्सिबल है, ये सपोज करो मैं एक फ्लेक्सिबल फुटिंग बना रहा हूं, समथिंग लाइक दिस, इस पे लोड लगाया गया, तो इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल फुटिंग जो सेटलमेंट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ये मान लो कुछ सेटल कर रहा है समथिंग लाइक दिस, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, सेटलमेंट विल नॉट बी कांस्टेंट इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल फाउंडेशन। ये कुछ ऐसे हो रहा है सेटलमेंट, समथिंग लाइक दिस, ये लोड लगा हुआ था, दिस इज आवर फुटिंग नाउ। अब सेटलमेंट कांस्टेंट नहीं है, देखो यहां पे कुछ सेटलमेंट अलग है, किनारों पे सेटलमेंट कुछ अलग है, यहां पे कुछ डेल्टा अलग है, सेंटर पे कुछ सेटलमेंट अलग है। एक गलती कर दी मैंने, जब भी सेटलमेंट देख रहा हूं तो बॉटम से बॉटम देखूंगा ना, तो ये सेटलमेंट अलग है, यहां पे सेटलमेंट कुछ डेल्टा डेस अलग है, यहां पे कुछ सेटलमेंट अगेन डेल्टा कुछ अलग है। तो इन केस ऑफ अगर ये फुटिंग फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, तो जो सेटलमेंट है
दिस सेटलमेंट इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज नॉट कांस्टेंट, सेटलमेंट कांस्टेंट नहीं होता है। पर ऐसे केस में जो कॉन्टैक्ट प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो थ्रू आउट कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा, पूरी की पूरी फाउंडेशन में, पूरी की पूरी फुटिंग में इस केस में जो कॉन्टैक्ट प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो हर जगह कांस्टेंट होगा, दैट विल बी कांस्टेंट। ये कॉन्टैक्ट प्रेशर है, दिस इज कांस्टेंट। ये क्वेश्चंस कई बार पूछता है इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज ये मेरा पार्ट है नहीं, इस फाइल में पढ़ोगे आप। तो अभी इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल ये जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन है जो मैक्सिमम है वो इंपेरिकली ये लिखा गया है। ये फॉर्मूला जो है ये अगेन इंपेरिकल है, इंपेरिकल है कब, ये व्हेन, यहां पे देखो लिखा है तुमने, यहां पे लिखा है प्लेट लोड टेस्ट, तो यहां पे तुम लिख सकते हो व्हील लोड टेस्ट। व्हील लोड टेस्ट में ऐसा ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। 1.18 को 1.5 बढ़ा दिया है, और ये भी कहां का है, ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है एक आध बार, तो ये एट सेंटर है, दिस इज एट सेंटर, ठीक है। एंड दिस इज अगेन एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, या लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है कि स्टील प्लेट को आप रिजिड कंसीडर कर सकते हो बट नॉट द पेवमेंट। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद लिखो, नोट लिख रहे हैं आप, फॉर्मूला लिखने के बाद लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, फॉर रिजिड प्लेट सेटलमेंट इज कांस्टेंट, फॉर रिजिड प्लेट सेटलमेंट इज कांस्टेंट बट प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। For rigid plate, settlement is constant, but pressure is not constant. But pressure is not constant. Full stop. For flexible plate, comma, contact pressure is constant, but not the settlement. Contact pressure is constant, but not the settlement. Contact pressure is constant, but not the settlement. Full stop. But not the settlement. ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला आपने लिखा ही है। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, एक और नोट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट अगेन, एक और नोट लिखिए, राइट अनदर नोट, एक और नोट लिखिए कि प्लेट लोड टेस्ट इज एक्चुअली अ बियरिंग टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट इज एक्चुअली अ बियरिंग टेस्ट। Plate load test is actually a bearing test, whereas CBR is a penetration test. Whereas CBR is a penetration test. Whereas CBR is a penetration test. Full stop. Plate load test results are useful. इसी में लिखो प्लेट लोड टेस्ट results are useful in the design of rigid pavements and CBR test results are useful in the design of flexible pavements. बोला गया कि जो प्लेट लोड टेस्ट है वो कैसा है, वो एक बियरिंग टेस्ट है, समझ गए वो पूरा बियरिंग का मतलब। पर जो सीबीआर है वो एक पेनिट्रेशन टेस्ट है, उसमें मैं एक प्लंजर को सॉइल में पेनिट्रेट कर रहा हूं, और पेनिट्रेट करने में जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उससे मैं सॉइल की क्वालिटी को जज कर रहा हूं। तरह तरह के पेनिट्रेशन टेस्ट आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ोगे, सॉइल की स्ट्रेंथ को, उसकी स्टेबिलिटी को असेस करने के लिए बियरिंग टाइप टेस्ट हो सकते हैं, या पेनिट्रेशन टाइप टेस्ट हो सकते हैं, या कन्वेंशनल बेस्ट जो टेस्ट है वो हो सकते हैं जिसको आप बोलोगे शियर टेस्ट, शियरिंग, डायरेक्ट शियर टेस्ट निकालोगे आप, जैसे डायरेक्ट शियर टेस्ट है, रिंग एंड बॉल टेस्ट है, या व्हाट यू कॉल ट्राइएक्सियल टेस्ट है, वेन शियर टेस्ट है, इसमें आप सीधे सीधे शियर स्ट्रेंथ निकालते हो। पर और भी तो टेस्ट है, जैसे डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट या स्टैटिक पेनिट्रेशन टेस्ट, एसपीटी जिसको बोलते हो, ठीक है। सो दीज आर पेनिट्रेशन टेस्ट। आप कोई चीज पेनिट्रेट कर रहे हो इन एसपीटी, इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, आप एक
स्प्लिट स्पून सैंपलर को सॉइल में पेनिट्रेट करते हो, और 300 mm पेनिट्रेट करने के लिए जो नंबर ऑफ ब्लोज देने पड़ रहे हैं इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, करीब 65 किलोग्राम का एक हैमर होता है, 75 सेंटीमीटर फ्री फॉल होता है, और करीब 30 नंबर ऑफ ब्लोज पर मिनट की रेट से उस पर ब्लो करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं 300 mm पेनिट्रेशन के लिए, उससे आपने डिफाइन किया कि ये एन नंबर है, इट इज ऑब्जर्व्ड एन वैल्यू, फिर उसको करेक्ट करते हो, और वो जो एन वैल्यू है उसके हिसाब से बहुत सारी सॉइल की प्रॉपर्टीज को आप रिलेट कर लेते हो कि रिलेटिव डेंसिटी कितनी है इसकी, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना होगा इसका, या मेनी अदर, इसकी कंडीशन कैसी है, ऑल दीज थिंग्स। वो भी एक पेनिट्रेशन टेस्ट है। डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट भी एक पेनिट्रेशन टेस्ट है। पेनिट्रेशन कर रहे हो सॉइल के अंदर, और जो पेनिट्रेशन में रेजिस्टेंस है उससे तुम सॉइल की क्षमता को, सॉइल की क्वालिटी को रिलेट कर रहे हो। दूसरे टेस्ट हैं जिसको बियरिंग टाइप टेस्ट बोल सकते हो, जैसे फाउंडेशन में ही तुमने प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म किया होगा, डिटेल में वहां पे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे तो मैंने प्रोसीजर नहीं बताया, वहां पे तुमको वेल खोदना है, उससे डिवाटरिंग करनी है, अगर पानी है तो फिर 3 जैक्स लगाने हैं, कहाँ कहाँ पे डायल गेजेस लगाने हैं, सारी चीजें, कितनी जो एक्सकवेशन है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ फुटिंग, ऑल दीज थिंग्स, उधर नहीं जा रहा हूं। पर वो एक बियरिंग टाइप टेस्ट है, उसमें तुम बियरिंग प्रेशर लगा रहे हो और फेलियर से रिलेट कर रहे हो इस बियरिंग को, सॉइल कितना बियर कर पा रहा है, इस चीज को आप सॉइल की क्वालिटी का एक मेजर ले रहे हो। वो अलग अलग टेस्ट है। ऐसे ही अभी यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग में तुमने प्लेट लोड टेस्ट तो समझ ही लिया, बियरिंग टाइप है। पेनिट्रेशन टेस्ट क्या है? सॉरी, सीबीआर टेस्ट क्या है? एक पेनिट्रेशन टेस्ट है। एक प्लंजर होता है 5 सेंटीमीटर डायमीटर का, उसको पेनिट्रेट करते हो सॉइल, और पेनिट्रेट करने में जो लोड लग रहा है, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है सॉइल, उसको तुम रिकॉर्ड करते हो, उसको तुम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो लोड वर्सेस पेनिट्रेशन डायग्राम में। समझ पाई कि नहीं? तो जो प्लेट लोड टेस्ट है उसमें एक्चुअली ये एक बियरिंग टेस्ट है, और इसके जो रिजल्ट, जो सीबीआर टेस्ट है, दैट इज एक्चुअली अ पेनिट्रेशन टेस्ट। जो प्लेट लोड टेस्ट डेटा है, रिजल्ट है, इट इज यूजफुल इन डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट्स, क्योंकि रिजिड पेवमेंट में कुछ बियरिंग एक्शन आएगा, जबकि जो सीबीआर टेस्ट डेटा है उसका जो रिजल्ट है, दैट इज यूजफुल इन डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, क्योंकि वहां पे एग्रीगेट्स सॉइल में धंसने की टेंडेंसी रख रहे हैं, पेनिट्रेट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर डिफरेंट है, वहां पे एज अ होल फ्लेक्सर नहीं, बेंडिंग नहीं ऑब्जर्व हो रही है, बल्कि ग्रेन टू ग्रेन फ्लेक्सिबिलिटी है, एग्रीगेट्स ग्रेन टू ग्रेन लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो सीबीआर टेस्ट है वो एक तरीके का पेनिट्रेशन टेस्ट है, और सीबीआर टेस्ट रिजल्ट जो डेटा है, दैट इज हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द फ्लेक्सिबल पेवमेंट। सेम उसी तरीके से जो प्लेट लोड टेस्ट या प्लेट बियरिंग टेस्ट है, दैट इज अ बियरिंग टेस्ट, और उसका जो रिजल्ट है, दैट इज यूजफुल इन डिजाइनिंग ऑफ रिजिड पेवमेंट्स। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा पैरामीटर देखते हैं अब। दिस वाज द फर्स्ट पैरामीटर, जिसको बोला हमने मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। नाउ अनदर पैरामीटर, सेकेंड पैरामीटर, जिसको हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया वेस्टरगार्ड ने। ये जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूले या डेफिनेशन, ये सब वेस्टरगार्ड ने दिया है, तो उसको उन्होंने एल से रिप्रेजेंट किया। अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस क्या है। स्टिफनेस क्या है सिविल इंजीनियरिंग में? रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। अब अगर ऊपर से व्हील आएगा पेवमेंट पे, स्लैब पे, तो जो स्लैब का डिफॉर्मेशन है वो फ्री डिफॉर्मेशन नहीं है भैया। जो ये कंक्रीट की स्लैब है ये सबग्रेड पे रखी गई है, तो जब व्हील इसको दबाएगा तो ये सबग्रेड को दबाएगा, यानी जो स्टिफनेस है वो मुझे एक्चुअली केवल और केवल ये जो मटेरियल है, पेविंग मटेरियल, सीमेंट कंक्रीट, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि मुझे देखना पड़ेगा कि हमारी जो पेवमेंट है वो सबग्रेड के कंपैरिजन में कितना, रिलेटिवली कितना स्टिफ है, कितना डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहा है। क्योंकि जो नीचे सबग्रेड है वो भी तो पेवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, वो भी तो डिफ्लेक्ट होगा कुछ, और इसका भी डिफ्लेक्शन तो ऊपर वाले डिफ्लेक्शन से कुछ प्रभावित होगा या ऊपर वाले को प्रभावित करेगा। तो ये जो एक टर्म है, इसको वेस्टरगार्ड ने इंक्लूड किया अपनी एनालिसिस में बाई टेकिंग अ पैरामीटर इनटू अकाउंट, जिसको बोल रहे हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो चाहो तो लिख लो। रेडियस ऑफ ठीक है, कहां लिखा है यार इसको? हाँ जी, लिखिए।
लिखिए रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस में, या इसको कई बार रेडियस भी नहीं बोलते हैं, इसको कई बार ऐसा भी बोलते हैं, देखो बुक में लिखा है रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब टू सबग्रेड, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब टू सबग्रेड, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब टू सबग्रेड। इसके अंदर लिखिए, लिखिए अ सर्टेन डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू स्लैब डिफ्लेक्शन, a certain degree of resistance to slab deflection, a certain degree of resistance to slab deflection, a certain degree of resistance to slab deflection is offered by the subgrade, is offered by the subgrade, is offered by the subgrade, full stop. This is dependent upon the stiffness, this is dependent upon the stiffness और अथवा प्रेशर डिफॉर्मेशन, ऐसे लिखना है देखो, प्रेशर डिफॉर्मेशन और प्रेशर डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द सबग्रेड मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ द सबग्रेड मटेरियल, full stop. The tendency of the slab to deflect, the tendency of the slab to deflect, the tendency of the slab to deflect is dependent upon its properties, is dependent upon its properties and flexural strength, and flexural strength, and flexural strength, full stop. Next point लिखो, the resultant reflection of the slab, the resultant deflection of the slab which is also the deformation of subgrade, which is also the deformation of subgrade, which is also the deformation of subgrade is a direct measure of the magnitude of subgrade pressure, is the direct measure of the magnitude of subgrade pressure, full stop. The pressure deformation characteristics of rigid pavement, the pressure deformation characteristics of a rigid pavement is thus a function of, is thus a function of relative stiffness of slab, relative stiffness of slab to that of subgrade. The pressure deformation characteristics of rigid pavement is thus a function of relative stiffness of slab to that of subgrade, full stop. Next point लिखो, Westergaard defined this term, Westergaard defined this term as the radius of relative stiffness, as the radius of relative stiffness, as the radius of relative stiffness। और नीचे लिखो, ये फॉर्मूला इधर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यह फॉर्मूला आपको फिर से रटा होना चाहिए, EH³ डिवाइडेड बाई 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर की पावर 1/4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टिप पे होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला आपको टिप पे होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी HPSC AE का जो पेपर हुआ था, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो AE का पेपर हुआ था, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसमें इससे क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। और जो n है 365A 1 प्लस R बाई 100 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R बाई 100 इंटू F इंटू D इंटू L, इस पे भी क्वेश्चन आया था इस एग्जाम में, इस फॉर्मूले में भी क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, और इस पे भी आया था। सोच लो अब किस लेवल का क्वेश्चन पेपर बन रहा है आज के टाइम पे। पावर 1/4 है, h का क्यूब है, म्यू का स्क्वायर है, किस लेवल की आपको प्रैक्टिस करनी है सोचो, अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है। ठीक है,
लिखो वेयर, सारे टर्म्स को लिखते हैं यहां पे क्या क्या है, ठीक है। वेयर एक एक तो बेसिक क्वेश्चन देखो, बहुत ये एचपीएससी की बात मैंने एग्जांपल लेके बताई है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर एग्जाम में पूछता है इससे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चाहे ये डिजाइन पैरामीटर्स है, चाहे जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट की स्टार्टिंग से पहले मैंने डिजाइन पैरामीटर्स लिखाए थे, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन एक ऐसा ही बन जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस को अफेक्ट करते हैं। तो देखो ये एच है, ई है, म्यू है, के है, ऑल दीज फैक्टर्स आर अफेक्टिंग। तो यही कोई कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे देगा कि ये अफेक्ट कर रहा है, 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 बोलेगा 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, लाइक दैट। चलिए लिखिए वेयर है क्या इसमें चीजें। तो वेयर ई क्या है इसमें, देखो मेरी हैबिट में आ गया है, जब भी सबग्रेड होता है मैं ईएस लिखता हूं, बाकी पेवमेंट के लिए खुद से ही देखो मैंने ईएस नहीं लिखा है, ई लिखा है। सो इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लैब, ना कि सबग्रेड। लिखो ई बराबर क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ, इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लैब, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो आपको यूनिट्स को ध्यान में रखना है। यहां पे जो ई यूनिट रखोगे आप ई की, दैट विल बी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जनरली होती है 3 इंटू 10 टू पावर 5। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ई जो सीमेंट कंक्रीट होता है जनरली 3 इंटू 10 टू पावर 5, सॉरी, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर लिया जा सकता है। क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको दी होगी। एच क्या है, सो एच इज थिकनेस, थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लैब, अगेन दिस वैल्यू इज इन सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये वैल्यू सेंटीमीटर में है। के क्या है, कि अभी आपको बताया ही, इट इज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, इट इज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, इट इज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। और इसकी यूनिट क्या लेनी है आपको इस फॉर्मूले में, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 3 है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या बचा, EH क्यूब डिवाइडेड बाई 12 के 1 माइनस म्यू। म्यू क्या है, सो इट इज पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो ऑफ जो सीमेंट कंक्रीट स्लैब है उसके मटेरियल का पॉइजंस रेशियो। और फॉर कंक्रीट म्यू जनरली कंक्रीट के लिए, सीमेंट कंक्रीट के लिए 0.15 लिया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये सब जब रखोगे इन इन यूनिट्स में, तो जो ये L है, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, L विल कम आउट टू बी इन सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर में निकल के आएगा, L सेंटीमीटर में निकल के आएगा। समझाया भी आपको कि जो सबग्रेड है उसका डिफ्लेक्शन, उसकी प्रॉपर्टी भी अफेक्ट कर रही होगी जो सीमेंट कंक्रीट की स्लैब है, उसके डिफ्लेक्शन को या उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी रिएक्शन को या उसके रेजिस्टेंस को। तो दोनों के जो रिलेटिव स्टिफनेस है, स्टिफनेस मींस रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, उन दोनों का एक मेजर, उन दोनों का एक मानक, उन दोनों का एक बोल सकते हो पैरामीटर डिफाइन किया गया एज पर वेस्टरगार्ड, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जो कि क्या देख रहा है कि दोनों का रिलेटिव स्टिफनेस कितना है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना स्टिफ है, लाइक दिस। और इसको डिफाइन इस तरीके से किया, इसमें जो टर्म्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है रिलेटिव स्टिफनेस, तो जो आपकी स्लैब है वो कितनी थिक है, जो स्लैब है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन कितना है, और पॉइजंस रेशियो कितनी है। ये फैक्टर्स हैं जो रिलेटिव स्टिफनेस या इस फैक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं। नाउ थर्ड इज, नेक्स्ट डिजाइन पैरामीटर इज इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। ये आई होप कि आपने लिख लिया है। नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर इज इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ resisting section, equivalent radius of resisting section, equivalent radius of resisting section ठीक है, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। अब देखो ये एक स्लैब है, सीमेंट कंक्रीट की स्लैब जो रोड है, तो रोड पे अलग अलग तरीके की लोडिंग
वेस्टरगार्ड ने डिफाइन किया, ये वेस्टरगार्ड ने ही सारा काम किया है, बुक पढ़ोगे तो ऐसे ही लिखता है कि वेस्टरगार्ड ने ऐसे डिफाइन किया लोडिंग को। तो वेस्टरगार्ड ने एक तो लोड लिया जो कॉर्नर है उस पे अगर लोड आ रहा है, अब ये बहुत डिटेल में नहीं जाना है, घुसना नहीं है, तो उसमें है कि ये जो फेसेज हैं, कॉर्नर वाली जो एजेज हैं, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनके सेंटर पे आना चाहिए क्या, तो ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है उसका सेंटर। तो इतना नहीं सोचना है, या मैं चलो बना ही नहीं रहा हूं इस तरीके से, छोड़ो, इस तरीके से बना ही नहीं रहे। दिस इज कॉर्नर लोडिंग, दिस इज कॉर्नर लोडिंग। कॉर्नर लोडिंग मतलब जो व्हील कॉर्नर पे है, दिस इज कॉर्नर लोडिंग। ये क्या है, दिस इज कॉर्नर लोडिंग। लोड अगर कॉर्नर पे लग रहा है, कॉर्नर पे जब भी लोड लगेगा फुल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड। दूसरा है एज पे लोडिंग, पहिया कहीं यहां किनारे की दिशा में आ सकता है, दिस इज एज लोडिंग, इसको एज लोडिंग बोल रहे हैं। पहिया कहीं यहां पे है या कहीं यहां पे है या कहीं यहां पे है, तो इसको एज लोडिंग बोल रहे हैं। और अगर किनारों से या कॉर्नर से सफिशिएंटली दूर है तो उसको बोल रहे हैं इंटीरियर, उसको बोल रहे हैं इंटीरियर, इंटीरियर लोडिंग। इसको बोल सकते हो कॉर्नर एरिया है, कॉर्नर एरिया है, कॉर्नर एरिया है, कॉर्नर एरिया है, दिस इज एज एरिया, एज एरिया, एज एरिया, एज एरिया, और ये जो बचा दिस इज इंटीरियर, समथिंग लाइक दिस। तो अगर इंटीरियर लोडिंग को ऑब्जर्व करो तो व्हील तो बहुत छोटा सा है, व्हील का कॉन्टैक्ट एरिया जो उसका डायमीटर तुमको पता है बहुत कम है, पीछे हमने लिया है वैल्यू 15 सेंटीमीटर के आसपास, इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू पेवमेंट जो कि मीटर्स में ये 4.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, 3.5 मीटर के आसपास इसकी विड्थ होगी। सो दिस इज क्वाइट स्मॉल इन कंपैरिजन टू द एरिया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जब ये व्हील दबेगा तो जो पूरी की पूरी स्लैब है वो पूरी की पूरी स्लैब दब जाएगी, नहीं, बल्कि इसके आसपास रेडियल डायरेक्शंस में देखोगे कुछ ही दूर पे ये बेंडिंग हो रही होगी। जो ये पेवमेंट धंस रही है व्हील की वजह से, तो कुछ दूर पे ही धंस रही है ना, कुछ दूर पे ही बेंडिंग हो रही है, कर्वेचर प्रोड्यूस हो रहा है। और वो एरिया को अकाउंट में लेने के लिए कि पेवमेंट का कितना, स्लैब का कितना एरिया इफेक्टिवली बेंड हो रहा है बिकॉज ऑफ द व्हील लोड, बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्स या जो फ्लेक्चर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है व्हील लोड, वो वाला लोड, तो उसको डिफाइन किया एक पैरामीटर से जिसको बोला इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। इसके अंदर लिखो पहले एक पॉइंट लिखो, इट इज द रेडियस ऑफ एरिया, इट इज द रेडियस ऑफ एरिया, it is the radius of area, it is the radius of area of cement concrete slab, of cement concrete slab effective in resisting bending moment, effective in resisting bending moment, effective in resisting bending moment, full stop। नोट करके लिखो, when the interior parts, नोट करके लिखो, when the interior, when the interior part, when the interior part is loaded, is loaded, only a small area of pavement is resisting the bending moment of, only a small area of pavement is resisting the bending moment, only a small area is resisting the bending moment, only a small area is resisting the bending moment, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोट के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ब्रैकेट में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस बोल दिया यार, छोड़ दो, काट दो, कुछ मत लिखो, जस्ट लीव इट, ठीक है, जस्ट लीव इट, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगेन वेस्टरगार्ड ने दिया, तो वेस्टरगार्ड ने क्या फॉर्मूला दिया, तो जो इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन है इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लेना, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में। तो इन्होंने दिया बी इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ध्यान से देखना फॉर्मूला, एंड माइनस 0.675 एच, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, वेट कर, वेट कर, ये फॉर्मूला केवल तब वैलिड है
जब h की वैल्यू 1.724 h से कम है, इफ h इज लेस देन 1.724 a, when h is, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वेरी सॉरी, when a is less than 7.24 1.724 h, तब ये फॉर्मूला है, एंड दिस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू a क्या है, सो इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। कब? दिस विल बी इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.724 h। तो ये b के दो फॉर्मूले दिए। जो इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन है, दैट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। जो a है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, जो h है थिकनेस ऑफ स्लैब या थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। ये फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना। दिस इज अगेन गिवन बाय वेस्टरगार्ड, ये सब वेस्टरगार्ड ही दे रहे हैं। दिस इज अगेन गिवन बाय वेस्टरगार्ड, दिस इज अगेन गिवन बाय वेस्टरगार्ड। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस ऑल द पैरामीटर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्ट्रेसेज इन रिजिड पेवमेंट। स्ट्रेसेज इन रिजिड पेवमेंट, स्ट्रेसेज इन रिजिड पेवमेंट, स्ट्रेसेज इन रिजिड पेवमेंट। तो रिजिड पेवमेंट में बेसिकली दो तरीके की स्ट्रेसेज लगती हैं। देयर विल बी बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेज। वन इज, जिसको हम बोलेंगे व्हील लोड स्ट्रेस, व्हील लोड स्ट्रेस। और टू में जिसको हम बोलेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस। सेकेंड इज टेम्परेचर स्ट्रेसेज। टेम्परेचर स्ट्रेसेज भी दो है। तो एक को हम बोल रहे हैं, यू कैन से फर्स्ट इज वार्पिंग स्ट्रेस एंड बी इज फ्रिक्शनल स्ट्रेस। फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ये जो वार्पिंग स्ट्रेस है, दिस इज ड्यू टू डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, जिसको डाई यूरेनल वेरिएशन भी बोलते हैं। सो इट इज ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। याद रखना है आपको, सीधे सीधे क्वेश्चंस। जो दिन और रात में टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसकी वजह से पेवमेंट की वार्पिंग हो सकती है। और जो फ्रिक्शनल है स्ट्रेसेज है, सो दीज आर ड्यू टू सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। सीजनल वेरिएशन मतलब पेवमेंट एज अ होल कुछ ठंडी या गर्म होगी, डिपेंडिंग ऑन कि विंटर है या फिर समर है। पूरी की पूरी पेवमेंट एज अ होल फुल डेप्थ में विंटर्स में ठंडी हो जाएगी और समर्स में गर्म हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, कितना टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसके हिसाब से कितना ठंडी हो रही है गर्म हो रही है वो डिसाइड किया जाएगा। बट एज अ होल पूरी की पूरी पेवमेंट पूरी डेप्थ में, एच डेप्थ में, ये बोल सकते हो इस तरीके से हीट अप हो जाएगी या कूल डाउन हो जाएगी। दिस विल बी यू कैन से बिकॉज ऑफ सीजनल वेरिएशन। और इसकी वजह से जो पेवमेंट में स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, क्योंकि जो सबग्रेड है, सबग्रेड और पेवमेंट का जो कॉन्टैक्ट है वो ऐसा तो है नहीं कि फ्रिक्शनलेस है। तो सबग्रेड या जो अलग अलग पेवमेंट की कंस्टिट्यूएंट लेयर्स हैं, जैसे बेस कोर्स और सब बेस कोर्स के बीच में जो इंटरफेस है, या बेस कोर्स और सीमेंट कंक्रीट स्लैब के बीच में, सब बेस तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बोल सकते हो जो जैसे बेस कोर्स की स्लैब के साथ कॉन्टैक्ट है या बेस कोर्स की जो सबग्रेड के साथ कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट्स पे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होंगी। ये स्लैब
पूरी की पूरी फैलना चाहेगी ना, पूरी की पूरी ये स्लैब बिकॉज ऑफ होल इंटायर चेंज इन टेम्परेचर। विंटर्स में क्या होगा, सिकुड़ना चाहेगी, समर्स में क्या होगा, फैलना चाहेगी। तो इसको फैलने दिया नहीं जाएगा, इसको सिकुड़ने फ्रीली दिया नहीं जाएगा, क्योंकि जो नीचे है सबग्रेड कांटेक्ट में है विद द बेस कोर्स, या जो बेस कोर्स कांटेक्ट में है विद द पेवमेंट, ये इस मूवमेंट को रजिस्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। तो जो बॉटम ऑफ पेवमेंट है, स्लैब है, दैट विल बी सब्जेक्टेड टू, यू कैन से स्ट्रेसेज डिपेंडिंग ऑन द सीजन। जैसे विंटर में इट विल बी टेंसाइल स्ट्रेस और समर्स में इट विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेस। सिखाऊंगा आगे, आपको वेट करना है। पर ये जो स्ट्रेसेज है इनको बोल रहे हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज। और दूसरी जो टेम्परेचर स्ट्रेस है उसको बोल रहे हैं वार्पिंग स्ट्रेस। वार्पिंग स्ट्रेस मींस जो डायूरेनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, मींस जो कि डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रेस। क्योंकि बोल सकते हो जो दिन के और रात के टेम्परेचर में अंतर है जो इसकी वजह से प्रोड्यूस, इसको डायूरेनल वेरिएशन बोलते हैं। इसकी वजह से जो स्ट्रेस है उसको बोल रहे हैं वार्पिंग स्ट्रेस, क्योंकि पेवमेंट वार्प अप हो जाएगा, ऐसे वार्प अप या वार्प डाउन हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि दिन का समय है या रात का समय है। दिन के समय में क्या होगा, ऊपर की जो पेवमेंट सरफेस है या लेयर्स हैं वो ज्यादा हीट अप हो जाएंगी, ज्यादा फैल जाएंगी, और नीचे उतना एक्सपेंशन नहीं होगा, तो कुछ पेवमेंट वार्प डाउन हो जाएगी। रात के समय में ऊपर ठंडी ज्यादा हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी पेवमेंट ज्यादा, और नीचे उतनी ठंडी नहीं हो पाएगी, कंपैरेटिवली गर्म होगी, तो ऊपर कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, नीचे कम होगा, तो ये कुछ इस तरीके से वार्प अप हो जाएगी। सिखाऊंगा मैं, वेट करना है। पर ये पूरी पेवमेंट थिकनेस में कांस्टेंट हीटिंग नहीं है, दिन और रात में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसकी वजह से पूरी स्लैब एज अ होल थ्रू आउट द थिकनेस गर्म या ठंडी नहीं हो रही है, बल्कि डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है। ऊपर कुछ अलग टेम्परेचर है पेवमेंट स्लैब पे, ऊपर हीटिंग अलग है, नीचे हीटिंग अलग है, ऊपर का टेम्परेचर अलग है, नीचे का टेम्परेचर अलग है, जिसकी वजह से अलग अलग लेयर्स में अलग अलग एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज, और जिसकी वजह से पेवमेंट या तो वार्प अप या तो वार्प डाउन हो जाएगी। और पेवमेंट वेटलेस नहीं, आगे सिखाऊंगा, जिसकी वजह से इसमें फ्लेक्सुरल या बेंडिंग स्ट्रेसेज प्रोड्यूस होंगी, जिसको बोल रहे हैं वार्पिंग स्ट्रेसेज। तो जो रिजिड पेवमेंट है उसमें दो स्ट्रेसेज मेनली जनरेट होंगी। पहला व्हील लोड स्ट्रेस है। व्हील लोड स्ट्रेस तो आपको पता ही है, फोर्स बराबर लोड बाई एरिया, इसमें तो कुछ जानना ही नहीं है। व्हील लोड है, पॉइंट लोड के जैसे एक्ट करेगा, उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है, जो सोम में आप पढ़ते आए हो, हर जगह पढ़ते आए हो, लोड बाई एरिया स्ट्रेस, ये वाली स्ट्रेस है। वैसे तो ये व्हील लोड की वजह से भी पेवमेंट की बेंडिंग होगी, तभी तो स्लैब बोल रहे हैं इट इज अ फ्लेक्सर एक्शन। द सीमेंट कंक्रीट स्लैब विल बी ट्रांसफरिंग द लोड्स बाय फ्लेक्सर एक्शन। तो व्हील लोड पॉइंट लोड है, ट्रांसवर्स पॉइंट लोड। जब भी ट्रांसवर्स लोड या ट्रांसवर्स फोर्स या मूवमेंट लगता है तो आप उसको बोलते हो बीम या स्लैब, और उसमें बेंडिंग होती है, बेंडिंग मूवमेंट्स जनरेट होते हैं, उसमें फ्लेक्सर एक्शन जनरेट होता है, उसमें कर्वेचर प्रोड्यूस होगा और सैगिंग या हॉगिंग होगी, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन या टेंशन, या न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन या कंप्रेशन, डिपेंडिंग ऑन की सैगिंग या हॉगिंग हो रही है। तो ये जो व्हील लोड स्ट्रेस है, ये व्हील लोड स्ट्रेसेज आर बेसिकली बेंडिंग या फ्लेक्सर स्ट्रेसेज। ये जो इनफैक्ट वार्पिंग स्ट्रेसेज है, दीज आर आल्सो फ्लेक्सर बेंडिंग स्ट्रेसेज। पर हो क्यों रही है, क्योंकि डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से पेवमेंट वार्प अप या वार्प डाउन हो रही है। पर ये जो फ्री एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है, ये फ्री नहीं है, ये प्रिवेंटेड है बिकॉज ऑफ वेट। ये रजिस्टिंग किया जा रहा है, रजिस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेसेज प्रोड्यूस होंगे। सिखाऊंगा आगे, वेट करना है, डिटेल में करेंगे। और ये बेंडिंग स्ट्रेसेज नहीं है, बट दीज आर नॉर्मल स्ट्रेसेज, दीज आर थर्मल स्ट्रेसेज। क्योंकि नीचे फ्रिक्शनलेस नहीं है सरफेस, तो ये कुछ फ्रिक्शन के फॉर्म में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर पेवमेंट सिकुड़ेगी तो फ्रिक्शन इसको खींचने की कोशिश करेगा, टेंसाइल स्ट्रेसेज। और अगर पेवमेंट खींचेगी तो सबग्रेड या नीचे जो फ्रिक्शन है वो इसको दबाने की कोशिश करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेज। तो जो रिजिड पेवमेंट है इसमें दो तरीके की स्ट्रेसेज जनरेट होंगी। एक तो व्हील लोड स्ट्रेस, जो कि व्हील की वजह से लोड बाई एरिया, या बोल सकते हो जो भी बेंडिंग, लोड बाई एरिया हटाई दे रहा हूं, जो भी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी, फ्लेक्सर स्ट्रेस जनरेट होगी। और दूसरी टेम्परेचर स्ट्रेसेज व्हिच विल बी बिकॉज ऑफ, यू कैन से इधर डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, जिसकी वजह से डिफरेंशियल हीटिंग होगी पेवमेंट की थ्रू आउट द थिकनेस, जिसकी वजह से वार्पिंग स्ट्रेसेज प्रोड्यूस होंगी। और दूसरी टेम्परेचर स्ट्रेस है फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज, जो कि सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से पेवमेंट एज अ होल कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करेगी, उसकी वजह से स्ट्रेसेज प्रोड्यूस होंगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स या सबग्रेड। तो ये दो तरीके की स्ट्रेसेज जनरेट होती है। अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे हम, स्टार्टिंग विद व्हील लोड स्ट्रेस। पुट हेडिंग व्हील लोड स्ट्रेस, हेडिंग डालिए व्हील लोड स्ट्रेस, हेडिंग डालिए व्हील लोड स्ट्रेस। चलिए कल करते हैं इसको, समय अभी हो गया है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, इसको कल करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ गई चलते चलते, तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। हमने ये जो एन लिखा है, इसको हमने लिखा है 365A 1 प्लस R बाई 100 की पावर N -1 डिवाइडेड बाई R बाई 100।
इंटू वीडीएफ व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू एलडीएफ लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू लोड सेफ्टी। इस फॉर्मूले को मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था, पर मैं शायद, मुझे जहां तक याद है, मैं ये बताना भूल गया आपको 365 कहां से आया। तो थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ये 365 कहां से आता है। जब, शुरू से बात कर रहा हूं मैं, जब आपने सर्वे किया तो 7 डेज का एटलीस्ट सर्वे किया, 7 डेज सर्वे किया आपने कॉमर्शियल व्हीकल्स की, उसकी एक्सेल लोडिंग और एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपने 7 दिन सर्वे किया एटलीस्ट, कोड बोलता है 7 डे सर्वे। इससे तुमने लास्ट काउंट निकाला जिसको मैंने बोला पी है। पी क्या है? तो 7 दिन का व्हीकल होगा सीबी कॉमर्शियल व्हीकल, मान लो पहले दिन में कॉमर्शियल व्हीकल, दूसरे दिन में प्लस, ऐसे ऐसे करके 7 दिनों में जो कॉमर्शियल व्हीकल है 24/7 ये सर्वेइंग, ये काउंटिंग 24/7 करते हो। दिस विल बी 24/7। 24 मतलब एक पूरे दिन में कितने व्हीकल जा रहे हैं उसको डेली व्हीकल बोल रहे हो, डेली कितने व्हीकल मूव कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल व्हीकल इन 1 डे, कॉमर्शियल व्हीकल इन ऐसे 7 दिन का डिवाइड बाई 7 करोगे, ये एवरेज, तो इसको बोल रहे हो पी है। ये जो 7 दिनों का एवरेज है, जो लीस्ट काउंट है, ये पी है। ये 24 घंटे का ट्रैफिक है एक दिन का, डे 1 का 24 घंटे का ट्रैफिक। इसी तरीके से ये डे 2 का 24 घंटे का ट्रैफिक, ये डे 7 का 24 घंटे का ट्रैफिक। ये तुमने पी निकाला, इसका यूनिट क्या होगा? तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ये क्या होगा? कॉमर्शियल व्हीकल्स पर डे। ये जो निकाला तुमने ये होगा कॉमर्शियल व्हीकल्स पर डे। एवरेज है भैया 7 दिनों के डेली ट्रैफिक का, 7 दिनों के 24 आवर ट्रैफिक का एवरेज है। 24 आवर ट्रैफिक को क्या बोलोगे? 7 दिनों के एवरेज का बोलोगे व्हीकल पर डे है। यूनिट तो समझते ही होगे ना, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे है क्योंकि डिवाइड बाई 7 कर दिया, टोटल को मैंने 7 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया, ये लास्ट काउंट है। अब जो इनिशियल ट्रैफिक है, इनिशियल ट्रैफिक तुमने निकाला, इनिशियल ट्रैफिक ए बराबर P1 प्लस R बाई 100 की पावर X। ये कंपाउंडिंग की, ये आपको सिखा चुका हूं मैं कि ये आप हर साल R% से बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ाओगे। आपको सिखाया था कि 100 को अगर 10% बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? 100 प्लस 100 का 10%, यानी उसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 10 बाई 100 दैट इज 1.10। वैसे इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया पी में, पी को बढ़ा रहा हूं मैं 1 प्लस R बाई 100, R% से बढ़ा दिया। और X साल, दिस इज कंस्ट्रक्शन पीरियड, अगर X साल कंस्ट्रक्शन होगा तो X सालों में ऐसे बढ़ा बढ़ा के ये आएगा। दिस इज इनिशियल ट्रैफिक। और अभी भी इसका यूनिट क्या है? कमर्शियल व्हीकल पर डे, डेली ट्रैफिक है। दिस इज कमर्शियल व्हीकल पर डे, दिस इज अगेन कमर्शियल व्हीकल पर डे। ये कमर्शियल व्हीकल पर डे है, पर डे मतलब डेली ट्रैफिक है। दिस इज डेली ट्रैफिक पर डे है, ये इनिशियल ट्रैफिक है और डेली ट्रैफिक है। अब तुम इसको फिर से देख रहे हो, क्यूमुलेटिव लेना है तुमको, टोटल नंबर ऑफ एक्सल्स लेना है। तो कैसे करते हो? पहले साल में ट्रैफिक ए है, दूसरे साल में ए 1 प्लस R बाई 100 है, तीसरे साल में ए 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर है एंड सो ऑन, और nth साल में ए 1 प्लस R बाई 100 की पावर n है। यही किया था हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इनफैक्ट n-1 है, n-1। देखो ये फर्स्ट ईयर का है, पहले साल फर्स्ट, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है, सॉरी फोर्थ नहीं है, ये nth ईयर है। तो ये एक जीपी बन रही है। इस जीपी का पहला टर्म क्या है? ए। और जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है इस जीपी का, कॉमन रेशियो क्या है? 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100। एन क्या है? डिजाइन लाइफ ऑफ पेवमेंट। पहले साल में इतना ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक किसमें है? कमर्शियल व्हीकल पर डे में है। इसको टोटल में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो पर डे है ना भैया, साल भर तो काउंटिंग करोगे नहीं, काउंटिंग तो तुमने 24 घंटे के लिए 7 दिन तक की है। तो ये जो ट्रैफिक है ये तो कमर्शियल व्हीकल पर डे है। जब इसमें अगर मैं पी में 365 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या है? ये टोटल ट्रैफिक इन 1 ईयर है। दिस इज टोटल ट्रैफिक इन 1 ईयर। पी तो ट्रैफिक कमर्शियल व्हीकल पर डे था, इसमें 365 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल एक दिन का ऑन एन एवरेज पी है, तो 365 दिन का इंटू 365 चाहो तो यहां पे भी तुम 365 मल्टीप्लाई कर दो, पर कर नहीं रहा हूं मैं क्योंकि ये अगेन सीवीपीडी में ही हम मेजर करना चाह रहे हैं, सीवीपीडी में। ठीक है, चलो अभी आगे सिखाता हूं फिर से। देखो
अब अगर आप समेशन जोड़ोगे एन टर्म्स का किसी जीपी का, तो फॉर्मूला होता है ए की पावर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, ए क्या है, ए है, आर क्या है, वन प्लस आर बाई हंड्रेड, ये है आर, और a इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर n माइनस वन। ये वन से वन कट गया, ये क्या निकल के आता है, a वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर बाई हंड्रेड। और अभी भी इसका यूनिट क्या है, सीवीपीडी, क्योंकि ये एक इसमें है सीवीपीडी में। तो 365 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं इसको ns को निकालने के लिए मैं 365 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 365 ए वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर बाई हंड्रेड। तो ये अब कमर्शियल व्हीकल पर डे नहीं हो गया, देखो ये सीवीपीडी है, कमर्शियल व्हीकल पर डे, ये नंबर ऑफ डेज इन ईयर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो अब ये कमर्शियल व्हीकल पर डे सीवीपीडी नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स कितने टाइम में, इन द डिजाइन लाइफ ऑफ पेवमेंट, इन द डिजाइन लाइफ ऑफ पेवमेंट। यूनिट चेंज हो गई, इन द डिजाइन लाइफ ऑफ पेवमेंट। ये पेवमेंट की डिजाइन लाइफ में टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स हो गए। डिजाइन लाइफ कितनी है, एन ईयर्स, ये एन ईयर्स इज द डिजाइन लाइफ। और मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं कमर्शियल व्हीकल्स भी नहीं टोटल कितने हैं, मैं टोटल या क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ एक्सल्स निकालना चाहता हूं। तो जो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल्स हैं, स्टैंडर्ड एक्सल्स, ये कैसे निकालूंगा मैं, तो देखो ये जो एनएस है इसी में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये निकल के आया 365 ए। अगर 365 नहीं मल्टीप्लाई करता तो सीवीपीडी रहता, एवरेज लेके चल रहा था मैं, पर 365 नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया एक दिन के ट्रैफिक को, तो ये पूरे साल का हो गया, और ऐसे एन साल का कंपाउंडिंग किया तो ये पूरे डिजाइन लाइफ का हो गया। तो ये वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर बाई हंड्रेड, ये जो वैल्यू है ये तो नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स है इन द डिजाइन लाइफ ऑफ पेवमेंट। इसमें अगर मैं वीडीएफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, व्हीकल डैमेज फैक्टर, तो आपको बताया था ये एक मल्टीप्लायर है जो एक्सल लोड सर्वे और एक्सल काउंटिंग के हिसाब से लिया जाता है। और ये मल्टीप्लायर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स को इनटू नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये बताया था आपको वीडीएफ क्या है, N1 ELF 1 प्लस N2 ELF 2 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई n नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स सर्वेड। तो ये अब क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल्स हो गया, और इनटू अगर लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कर दूंगा मैं, तो अब ये क्या हो गया, अब ये आ गया कि कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल्स, एक्सल्स भी कौन से, अलग अलग नहीं, स्टैंडर्ड किस लेन में है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन या इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट के बारे में ये बात कर। और अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो एक एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड सेफ्टी फैक्टर भी मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता। तो ये 365 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, ये क्यूमुलेटिव, ये टोटल निकालने के लिए। मैं टोटल में इंटरेस्टेड हूं, मैं एवरेज में कमर्शियल व्हीकल्स पर डे में इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं एवरेज में कमर्शियल व्हीकल्स पर डे में इसमें इंटरेस्टेड नहीं, एवरेज नहीं लेने में इंटरेस्टेड हूं मैं, ना ए के ना यू कैन से एन के, टोटल क्यूमुलेटिव निकालना चाह रहा हूं मैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, तो इसलिए 365 मल्टीप्लाई किया। चलिए ये डिस्कशन करना मैं भूल गया था। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।